ये क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो आज इसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो पहला वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोग बात कर दिए थे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का ज़रूरत ही क्यों पड़ा, और क्या ऐसा कारण था जो कि एक नया ब्रांच को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो कि एक नया सेपरेट ब्रांच बचा फिजिक्स में। तो इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी का कंटिन्यूस करेंगे, मतलब उसी को आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है इसके बारे में आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रीफ में हम जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसको क्या कर रहा था, सॉल्व नहीं कर पा रहा था। उसमें से दो मेजर प्रॉब्लम जो था, पहला प्रॉब्लम उसको एक बार पहले से हम लोग एक बार थोड़ा सा शॉर्ट समराइज कर लेते हैं और फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला प्रॉब्लम था, टू मेजर प्रॉब्लम में टू मेजर प्रॉब्लम, इसको लिखेंगे टू मेजर प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम था, क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स could not explain the phenomena which take place at very high speed। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स इस टाइप को फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जिसमें जो कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करता हो। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है 6, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करता है, दैट इज 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या था यहाँ पे, क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स उसके मैकेनिज्म को, उसका डायनेमिक्स, उसका मोशन को समझा नहीं पाया था। तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है। तो एक प्रॉब्लम तो ये था, और दूसरा प्रॉब्लम था क्लासिकल मैकेनिक्स क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्वांटम वर्ल्ड में या क्वांटम लेवल पे, और बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो फिनोमिना हो रहा था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहीं से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जो भी फिनोमिना माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हो रहा था उसको क्या कर रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स उसको क्या कर रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो भी क्वांटम लेवल पे या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हो रहा था। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम था, जिसके कारण क्या हुआ था कि क्वांटम मैकेनिक्स का, इसके चलते क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हुआ, ऑरिजिनेट, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स आया एग्जिस्टेंस में। इस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, और इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिकली ये सब हम लोग का फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। वीडियो लेक्चर 1 जाके देखो, उसमें क्या था, लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए हैं कि क्यों, कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्या कारण था। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, इसी पॉइंट में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के जो ऑरिजिनेट है इसमें हम लोग बात किए थे। एक पॉइंट था BBR, जिसको बोले थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बारे में बोले थे कि सेपरेट वीडियो है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो आज हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और फाइनली इसको मैक्स प्लैंक ने 1900 में कैसे इसको एक्सप्लेन किया कंप्लीटली। क्या इनका जम्पशन था, क्या पोस्टुलेट था, क्या था, उसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन 19th सेंचुरी का वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक था। क्या था? हॉटेस्ट टॉपिक था। इसमें सारे फिजिसिस्ट और जितने साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे, इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कारण यह था कि वो उसको क्लासिकली क्या करना चाहते थे, क्लासिकली इसको बताना चाहते हैं, परंतु ये तो क्वांटम फिनोमिना है, या तो जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हो रहा है, इसको हम लोग क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स से इसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो यही कारण था कि कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसी में से दो, पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो था वीन्स। वीन्स।
पहला जो नाम आता है वो बीन्स का आता है। पहले बीन्स ने क्या किया कि जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ रहा था उसका स्पेक्ट्रम को हम लोग पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेट किए, जिसको हम लोग बोलते हैं बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या बीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो उसको क्या किया, उससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया कि जो उसका एनर्जी डेंसिटी था, जो कि हम ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसका जो स्पेक्ट्रम है उसका फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ हम लोग देखें, तो उसको मैथमेटिकली दिया, लेकिन वो क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको। वो जो ग्राफ आ रहा था एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस उससे मैच नहीं हुआ, तो बीन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा साइंटिस्ट है रेले जी, स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है, स्पेलिंग देख लेना क्या है। रेले जी जिन्होंने क्या किया कि 1900 बार ट्राई कर दिया, कितना बार, 1900 बार ट्राई कर दिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कारण वही है क्योंकि सब तो क्लासिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, ये क्लासिकल फिनोमेना है नहीं, ये तो क्वांटम फिनोमेना है, तो इसको क्या करें, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, जबकि 1900 बार कोशिश किया। सोचो 1900 बार नॉर्मली हम लोग कुछ लिख नहीं पाते हैं, इन्होंने 1900 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, लेकिन तब पर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स से ऐसा फेलियर था। फिर तो क्वेश्चन होता है कि अब तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो एक्सप्लेन कौन किया भाई फाइनली, तो इसको कौन एक्सप्लेन किया, तो फाइनली एक्सप्लेन किए मैक्स प्लैंक। कौन, मैक्स प्लैंक। 19th सेंचुरी के बाद 1900 में मैक्स प्लैंक का है, और मैक्स प्लैंक ने इसको एक्सप्लेन किया। अब देखो इसको एक्सप्लेन क्यों और कैसे किया हम लोग तो डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही एक्सप्लेन करने के लिए पहला बार क्वांटाइजेशन का सिद्धांत आया था, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, मतलब कि एनर्जी जो होता है ना वो डिस्क्रीट अमाउंट में होता है, मतलब कि क्वांटा के फॉर्म में होता है, मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। क्लासिकल अप्रोच ये था, क्लासिकली हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी होता है वो कंटिन्यूस होता है, क्लासिकली ये बताते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की जो एनर्जी होता है ना कंटिन्यूस होता है, जो वेव प्रोपोगेट करता है वो कंटिन्यूस एनर्जी को क्या करता है, लेकर के प्रोपोगेट करता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि नहीं, एनर्जी कंटिन्यूस लेवल के डिस्क्रीट होता है, और क्या किए, उस डिस्क्रीट एनर्जी को हम लोग ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स में पंच लाइन बोलते हैं, उस डिस्क्रीट एनर्जी को मतलब उसका एक्सप्रेशन को ड्राइव कर करके या उसके बारे में स्टडी करके उन्होंने ये बताया कि इसको हम उस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम एनर्जी को डिस्क्रीट मानते हैं तब जा करके ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हो पाएगा, अगर कंटिन्यूस मांगेंगे तो अभी भी नहीं हो पाएगा। तो क्या कि 1900 में इसको मैक्स प्लैंक ने कैसे एक्सप्लेन किया, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगा करके उन्होंने बोला कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट होता है, तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो टॉपिक लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उसका टॉपिक लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। टॉपिक लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पहला जो टर्म है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में मान लो तावा या कढ़ाई कुछ भी है, ठीक है, और उसको क्या करो, उसको गर्म करो, क्या करना, गर्म करो। गर्म करने के बाद क्या करो, अपने हाथ लो, उसके आगे रखो, उस पर रखो, हाथ उस पर रखो, तो क्या तुमको हीट महसूस होगा, क्या महसूस होगा, हीट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो तवा है ना गर्म होने का रेडिएशन इमिट कर रहा है, लेकिन उसको देख नहीं सकते हो पर महसूस कर सकते हो, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो थोड़ा डीप में नहीं जाते हैं, थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा बस बेसिक बता सकते हैं ब्रीफ में। इससे क्या होता है ना कि हाथ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्टेट में रहता है, जैसे हीट उस पर जाता है क्या करता है, हीट गेन नहीं होने वाला, वो एक इनिशियल स्टेट से, मतलब बोल सकते हैं उसको लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, और क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू करता है, और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि एक दूसरे से कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद वो हीट होता है। जब वो हीट होता है तो हमको क्या महसूस होता है, हमको गर्मी महसूस होता है। वही जब हाथ रखते हैं ना तो क्या होता है, गर्म लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हीट किया उसको तवा को, तो क्या हुआ, रेडिएशन इमिट किया,
और वो रेडिएशन हमको महसूस होता है। तो मान लो कुछ इस प्रकार की बॉडी है कि जो सारे तरह का रेडिएशन, तो जो भी रेडिएशन उस पर पड़ रहा है ना, जो भी जिस तरह का भी रेडिएशन उस पर पड़ रहा है, उस तरह का बॉडी जो जिस तरह का रेडिएशन उस पर पड़ रहा है उस सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। मान लो सन से जो लाइट आ रहा है वो ही एब्जॉर्ब कर ले, मान लो कहीं से गामा रेज आ रहा है उसको भी एब्जॉर्ब कर ले, एक्सरे आ रहा है उसको भी एब्जॉर्ब कर ले, मतलब जितने तरह का स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेडिएशन सबको एब्जॉर्ब कर ले, उस तरह का बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी होता क्या है, तब हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक बॉडी क्या है, टॉपिक है ब्लैक बॉडी। भाई मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम छोटा ही लिखेंगे, तो बड़ा लिखेंगे तो फिर पूरा आ नहीं पाएगा एक बार में। अभी रात अभी 1 बज रहा होगा इसीलिए थोड़ा धीरे बोल रहा है, तेज नहीं बोल सकता, सब कुछ सोया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो तो देखो ब्लैक बॉडी क्या है। तो ब्लैक बॉडी है ए बॉडी ऑफ अ बॉडी which can absorb all types of radiation falls on the surface of it। मतलब क्या है ब्लैक बॉडी? एक बॉडी इस टाइप का बॉडी जिसपे जितना तरह का रेडिएशन पड़े है उस सारा रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, एंड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इसको बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उस सारे एनर्जी और जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है उसको इमिट कर दे। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली मान लो कोई भी ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी पे क्या किया, सारा रेडिएशन हम इमिट किए, सारा रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लिया थर्मल इक्विलिब्रियम पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम स्टेट, मतलब सिस्टम को वो स्टेट है जब पूरे बॉडी का टेम्परेचर सेम हो, तो उस समय पे वो सारा रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो बॉडी ऐसा जो कि सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और सारा रेडिएशन को इमिट कर दे, उस तरह का बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ इट एंड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप लिख सकते हैं एंड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वी कैन से सिंपली अच्छा से बोले तो थर्मल इक्विलिब्रियम it radiate all types of radiation falls on it। समझ में? तो ब्लैक बॉडी क्या है? तो ब्लैक बॉडी उस तरह का बॉडी क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ इट एंड एट द थर्मल इक्विलिब्रियम इट रेडिएट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन फॉल ऑन इट। मतलब जो भी रेडिएशन इस पे पड़ा उसको क्या करें, रेडिएट कर दें। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होता है इस यूनिवर्स में, कोई आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है, मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। जो भी है प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन है कि परफेक्ट क्यों नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सारा एनर्जी को इमिट कर दे। जो मेरा दिमाग में क्वेश्चन था जो राइज करना चाहते हैं, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आए, जो हम जब पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि ब्लैक होल, तो ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल ब्लैक बॉडी नहीं है क्या, परफेक्टली हो सकता है। तो जब उसके बारे में हम पढ़े ब्लैक बॉडी, मतलब जब हम ब्लैक होल के बारे में पढ़े तो मेरे को पता चला कि ब्लैक होल क्या होता है कि सारा रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो उसकी इवेंट होराइजन, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा ही देखते हैं उसको। जैसे हम ये ब्लैक होल, इसको ये ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी है, ठीक है ना, और इसके अराउंड क्या है, इवेंट होराइजन है। इसका सिंगुलैरिटी हो गया और ये इवेंट होराइजन हो गया, ठीक है। और जैसे ही सारा रेडिएशन इसे पड़ा तो ब्लैक होल क्या करता है, सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है
लेकिन इसके अंदर का जो ग्रेविटी है इतना हाई होता है, इतना हाई ग्रेविटी है, लगभग 10⁻29, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकता है। तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन से आप लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं कि जो सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और थर्मल इक्विलिब्रियम पे सारा रेडिएशन को इमिट कर दे। लेकिन ऐसा ब्लैक होल के केस में नहीं होता है। तो ब्लैक होल भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। हाँ, मतलब आइडियल तो नहीं कह सकते आप, मतलब उसको क्लोज हो सकता है परफेक्ट, लेकिन नहीं है ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोई भी इस यूनिवर्स में नहीं है। तो एक पॉइंट आप नोट करो, क्वेश्चन यही था कि ब्लैक होल क्या परफेक्ट ब्लैक बॉडी है? तो नहीं, ब्लैक होल भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। कारण यही है जो भी वीडियो में था, जो भी बताया। दूसरा क्वेश्चन, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसने पहले बनाया था? तो फेरी पॉइंट, फेरी वॉज फर्स्ट हु डिजाइन फर्स्ट प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। तो फेरी सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नोट यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि देयर इज नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। कोई भी चीज कोई भी चीज परफेक्ट तो है ही नहीं, तो ब्लैक बॉडी परफेक्ट कहाँ से है? ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ तक नोट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी किस तरह से देखा था, मतलब फेरी ने कैसे प्रैक्टिकली इसको बनाया, तो हम देखते हैं कुछ इस तरह से। देखो थोड़ा एक स्फीयर जैसे कैविटी, जिसके बीच में क्या था, कैविटी था। ये क्या है? कैविटी इस तरह का था कुछ से, और अंदर से पॉलिश था, और कुछ इस तरह से मैकेनिज्म बनाया गया था अंदर। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं। देखो क्या होगा, देखो मान लो इसको हम लोग क्या किए, हीट किए, क्या प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है। ये प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है। तो क्या किया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं या एनी फॉर्म तरह से इस पर रेडिएशन इमिट करते हैं। तो जैसे ही हम रेडिएशन इसमें इमिट किए तो क्या हुआ, इस तरह का मैकेनिज्म इसके अंदर था ना। जैसे पहला चीज रेडिएशन इमिट किए, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो है तो नहीं कि पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा एक बार में। तो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसका कुछ रेडिएशन को ये क्या कर दिया, इमिट किया। मतलब इमिट करने का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर दिया। कुछ इस तरह का अंदर में मैकेनिज्म बनाया गया था। ठीक है ना, तो एनर्जी रेडिएशन आया, उसके बाद क्या किया कि अंदर में ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन में चल गया। तो कुछ एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे, उसके बाद कुछ यहाँ पे गया रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ इधर यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद अंदर में क्या हुआ, फाइनली जाके ये एब्जॉर्ब हुआ। क्या हुआ, फाइनली एब्जॉर्ब हुआ। तो ध्यान से सुने, क्या हुआ, किसी तरह से रेडिएशन इम्पार्ट किया इसके अंदर, मतलब इसको हीट की तरह से। तो जब रेडिएशन मैंने किया तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म इसके अंदर के बनाया गया था ना कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन में जाए। इसमें ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन में पहला चीज मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसलिए हो जाएगा कि इस तरह का बॉडी बना ही नहीं सकते जो कि कंप्लीटली 100% एब्जॉर्ब कर ले। तो कुछ परसेंट इसका क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, और इनसाइड मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, फाइनली एब्जॉर्ब किया इसको पूरा रेडिएशन को। और क्या किया, इसको हम ना कुछ समय के बाद क्या किए, छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद इसको थर्मल इक्विलिब्रियम पे आया। जब ये बॉडी प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आता है तो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन से पढ़े कि ब्लैक बॉडी उस तरह की बॉडी को बोलते हैं जो सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले और कुछ समय के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में सारे रेडिएशन को इमिट कर दे। तो अब ये क्या किया बॉडी, अब रेडिएशन को इमिट करना शुरू किया। तो इमिट करना शुरू किया तो कहाँ से इमिट करेगा, इसी होल से
कैविटी से इमिट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी जैसा कौन चीज बिहेव कर रहा है, ये पूरा बॉडी या ये कैविटी? तो आंसर है ये कैविटी। ये कैविटी ब्लैक बॉडी जैसा बिहेव कर रहा है, ना कि पूरा बॉडी, क्योंकि सारा रेडिएशन इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है या इसके थ्रू इमिट हो रहा है। तो इस पूरा कैविटी ब्लैक बॉडी जैसा नहीं बिहेव करके सिर्फ ये होल या ये कैविटी, सॉरी ये पूरा सेल बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि ये कैविटी बिहेव कर रहा है ब्लैक बॉडी जैसा, ठीक है ना, ये कैविटी बिहेव कर रहा है। तो ब्लैक बॉडी कौन हुआ? ये, ना कि पूरा सेल। हाँ, एंटल मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण इनसाइड में जो भी जा रहा है एब्जॉर्ब इमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इमिट इसके अंदर से कर रहा है। तो ये तो था प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। अब जब इसका स्टडी किया गया, मतलब इसके स्पेक्ट्रम का स्टडी किया गया, स्पेक्ट्रम बोले तो जो रेडिएशन ये निकाल रहा था, जो रेडिएशन से निकल रहा था, उस रेडिएशन को हम लोग सिंपली ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। जो भी रेडिएशन ये इमिट करेगा उस तरह को रेडिएशन को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। और ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा था उसका स्पेक्ट्रम को क्या किया हम लोग, स्टडी किए। उसके स्पेक्ट्रम को हम लोग स्टडी किए और उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करके उसके एनर्जी डेंसिटी, जो उसका एनर्जी था, उसके और उसके फ्रीक्वेंसी के बीच और उसके वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाए थे हम लोग। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से था, देखो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि जो इसका स्पेक्ट्रम आया था उस स्पेक्ट्रम को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, उसका स्पेक्ट्रम क्या था, कैसे था, वो हम लोग देखते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, उसका स्पेक्ट्रम कैसा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ है, मतलब हम लोग क्या किए, उसको एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस से क्या किया, ग्राफ डिजाइन किए और ग्राफ बनाए। उस ग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे, उस ग्राफ को देखेंगे। तो उस ग्राफ को कुछ इस तरह से था, देखो इधर क्या था, फ्रीक्वेंसी था, क्या इधर फ्रीक्वेंसी ले लिए और इधर एनर्जी डेंसिटी ले लिए, जूल हर्ट्ज इनवर्स। तो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, जूल मीटर इनवर्स क्यू हर्ट्ज इनवर्स, इधर हो गया फ्रीक्वेंसी। तो क्या हुआ कि हर टेम्परेचर पे ना हम लोग जो रेडिएशन इमिट कर रहा था उसका स्टडी कर रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे कि हर रेडिएशन पे ना डिफरेंट तरह का ग्राफ आ रहा था। अब किस तरह का ग्राफ आ रहा था वो हम देखेंगे। देखो, जब टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी केल्विन था, 4000 केल्विन टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ग्राफ कुछ इस तरह से आया। कितना टेम्परेचर था, 4000 केल्विन। जब टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा है तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ध्यान से देखना। ये 5000 डिग्री से केल्विन पे था। फिर टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया। ये 6000 डिग्री केल्विन पे था, 6000 केल्विन पे। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा है तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया। अब देखो, इसके एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ इस तरह से कुछ आया। जब हम लोग उसको पढ़े, जिस एक्सपेरिमेंटल डाटा को जब हम प्लॉट किए कि जिसका स्पेक्ट्रम आ रहा था तो कुछ इस तरह से आ रहा था। तो अब इसको हम लोग को एनालाइज करना है कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी साइंटिस्ट थे उस समय का अपना 100% लगा दिए, जितना हो सकता था, मतलब जितना कर सकते थे, पॉसिबल था क्लासिकली एक्सप्लेन करना, उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर दिए थे, परंतु इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो देखो क्या है इसमें कुछ खास बात देखते हैं। पहला चीज देखो, 4000 डिग्री टेम्परेचर पे एक देखो फ्रीक्वेंसी है, मान लो फ्रीक्वेंसी V1 है। किसी देखो एक फ्रीक्वेंसी V1 है 4000 डिग्री सेल्सियस, जिस पे जो एनर्जी डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। उसी तरह से देखो 5000 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी केल्विन पे एनर्जी डेंसिटी है जो इस पॉइंट में मैक्सिमम है। देखो उसी तरह से 6000 डिग्री केल्विन पे एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू कुछ यहाँ पे है, और इसको मान लो V2 V3 फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी डेंसिटी है उसका वैल्यू मैक्सिमम है। उसी तरह से 7000 केल्विन के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो मान लो कहीं भी V4 फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। तो देखो, और ये हो गया, तो देखो
ये हो गया म्यू 1 एनर्जी डेंसिटी, म्यू 2 एनर्जी डेंसिटी, म्यू 3 एनर्जी डेंसिटी, म्यू 4। तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ में कुछ एब्जॉर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ये है कि देखो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एनर्जी डेंसिटी है उसका वैल्यू मैक्सिमम है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं या बोले तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ रहा है। तो अगर थोड़ा इसको बड़ा में बनना है, इसको इस ग्राफ को कुछ थोड़ा और बड़ा बना है तो कुछ इस तरह से बनेगा। देंगे एनर्जी डेंसिटी भी जूल, ये फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था। देखो हर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू है क्या, मैक्सिमम है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा था। ये 4000 केल्विन पे था, ये 5000 केल्विन पे था, ये 6000 केल्विन पे था, ये 7000 केल्विन पे था। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था। जब हम लोग इसको इसके स्पेक्ट्रम को रीड किए, इसके एनर्जी को रीड किए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था। तो यहाँ से पॉइंट नोट करने का है, एनालाइज किया कि इसको पढ़ने के बाद हम क्या एनालाइज की, इस ग्राफ को देखने के बाद तो हम कुछ इस तरह से एनालाइज किए कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू था वो मैक्सिमम था, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा था। तो फ्रॉम द एबव ग्राफ यहाँ से लिख सकते हैं, फ्रॉम द एबव graph we can see that for particular value of mu, that is frequency, there exists maximum value of energy density which is increased with increasing टेम्परेचर। देखो किसी पर्टिकुलर वैल्यू, एक बार देख लेते हैं, फिर चल रहा है बंद हो जाता है ऐसे, चल रहा है। देखो इस ग्राफ से हम ये बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसका पर्टिकुलर वैल्यू, फ्रीक्वेंसी के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू क्या मैक्सिमम है कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, वही लिखा हुआ है। फ्रॉम द अबव ग्राफ वी कैन सी दैट फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी विच इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है कि एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो देखो ये ग्राफ तो था एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। एक और भी जो बुक में रहता है कहीं पे, जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी अच्छा बुक है, जैसे जेटली हो गया या जीवी ग्रिफिथ, ये इस तरह का जो बुक है, एडवांस बुक है ये सब क्वांटम मैकेनिक्स का। तो इस सब बुक में ना दो तरह से रहता है, एक तो फ्रीक्वेंसी के बीच में रहेगा ग्राफ, और दूसरा वेवलेंथ के टर्म में भी रहेगा। तो वेवलेंथ के टर्म में क्या रहेगा, बस इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स बोलने का सेंस हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होता है c/λ, तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो अगर लेमडा बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो उसी तरह से इसमें भी है, ग्राफ है जो थोड़ा देख लो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर देता है, जैसे इसमें है कि बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, तो उस डिक्रीजिंग, मतलब एक सेकेंड सॉरी ड्रॉ करता है, देखो
कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग। लेमडा के साथ क्या करेगा, वेवलेंथ के साथ एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो बस यही है, ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल देख लिए कि एक्सपेरिमेंट से जो स्पेक्ट्रम बता रहा है वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ ग्राफ आ रहा है जब उसकी एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो कुछ इस तरह से आ रहा था। लेकिन इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिसमें से दो साइंटिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला विंस, दूसरा रेले जीन्स। पहला विंस और दूसरा रेले जीन्स। तो हम लोग देखेंगे कि विंस और रेले जीन्स किस तरह से क्लासिकली उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे थे, मतलब किस तरह से उन्होंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने का और फाइनली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विंस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विंस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहले हम लोग विंस का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आई होप नोट कर लिए होंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक इरेज करें, ओके। अब यहाँ तक हम इरेज कर देते हैं, ठीक। अब हेडिंग दो कि विंस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो धीरे इसलिए बोल रहा है कि बहुत रात हो गया, 2 बज रहा है, रात का 2 बज रहा है। अब बगल में सब सोया हुआ है तो कस के बोलेंगे तो मारने भी लगेगा उठ के, इसी विंस यहाँ लिखेंगे, विंस एनर्जी, इसको भी करते हैं, लिखो विंस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब देखो विंस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था। तो विंस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखो क्या था कि विंस ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आया था वो स्पेक्ट्रम, उस को जो ग्राफ था एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ था उसको एक्सप्लेन के लिए विंस ने क्या दिया, उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया। उन्होंने एक इक्वेशन दिया और उन्होंने बोला कि इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो जो ग्राफ आया था फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डेंसिटी की ग्राफ क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो विंस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या था, विंस ने जो उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन किया वो देखो कुछ इस तरह से था। एनर्जी डेंसिटी और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो क्या था, वो था e टू द पावर a म्यू स्क्वायर e टू द पावर माइनस b म्यू बाई डी। कुछ ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक सेकंड वीडियो देख लेते हैं, चल रहे हैं। ये चल रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से था, क्या था, एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे क्यू, एनर्जी डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होता है ए म्यू क्यू। फिर यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है e टू द पावर माइनस बी म्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए वेयर ए एंड बी आर बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इम्पेरिकल कांस्टेंट, क्या सिंपली कांस्टेंट है ए एंड बी। ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया और टी टेम्परेचर हो गया। तो देखो क्या हुआ कि जब वेन्स ने अपना एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया, उसको बिहाफ ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो ग्राफ आ रहा था उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या किए,
हम लोग 4000 डिग्री सेल्सियस पे क्या किए, ब्लैक बॉडी को हीट किए और इस ग्राफ के अनुसार हम लोग उसको ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश किए। इस 4000 डिग्री केल्विन पे ग्राफ किस तरह से प्रेडिक्ट करता है। तो देखो जब 4000 डिग्री केल्विन जो एक्चुअल ग्राफ था, जो ग्राफ हम लोग जो उससे स्टडी करके निकाले थे, 4000 केल्विन पे कुछ इस तरह से आता था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आता था, कितना के 4000 केल्विन पे। लेकिन जब हम वेन्स के मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से उसको हम लोग क्या किए, उस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश किया, तो कुछ इस तरह से है। देखो वेन्स का जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो देखो इस तरह से आया। देखो हुआ क्या यहाँ पे, देखो कि वेन्स का जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना, जो ये फॉर्मूला था, जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो ठीक था। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ये ओरिजिनल है, एक्चुअल जो है कैलकुलेटेड या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेड। ये वेन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और जो मतलब जो एक्सपेक्टेड था, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से आया था वो क्या था, देखो हाई फ्रीक्वेंसी के वेन्स का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटा, फ्रीक्वेंसी घटने के साथ सडनली क्या हुआ कि ग्राफ डाइवर्ट हो गया। मतलब जो एक्सपेक्टेड था कि ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ग्राफ क्या किया, शार्प टर्न ले लिया। तो वेन्स का जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो हाई फ्रीक्वेंसी पे तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच कर रहा था, लेकिन फॉर लो फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं किया, वो शार्प टर्न ले लिया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो वेन्स का जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, वो जो ग्राफ प्लॉट कर रहा था, वो ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से बोल सकते हैं, वो मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब यहाँ ये पता चलता है कि वेन्स का जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ था वो क्या था, वो गलत था। वो क्या था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो ग्राफ किस तरह से आया है और कैसे आया है। तो यहाँ पे वेन्स का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था वो गलत था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये आई होप लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि फ्रॉम द एवर ग्राफ, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस ग्राफ we can see that Weins energy density distribution law is matching, या मैचिंग को लिख सकते हैं with experimental data for high frequency, but it could not explain the graph for low frequency। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे तो डाटा एक्सपेरिमेंट से मैच कर रहा था, पर लेकिन लो फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा था, वो मैच नहीं कर पा रहा था। इससे क्या पता चलता है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, हाँ इसको इरेज करते हैं। इससे ये पता चलता है, सिंस लिख सकते हैं therefore we can understand, therefore we can see that Weins distribution now is failed। मतलब क्या कि जो वेन्स का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था वो फेल हो गया
क्या एक्सप्लेन करने में, स्पेक्ट्रम जो एनर्जी डेंसिटी ग्राफ जो एक्चुअल आ रहा था फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो ये तो था बीन्स का। देखो थर्मोडायनेमिक्स में इसका पूरा डेरिवेशन है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे सिंपली आ गया हो गया, नहीं, इसका कंप्लीट डेरिवेशन है। बेसिकली इसका डेरिवेशन स्टैटिकल मैकेनिक्स में है। जैसे मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है ना, तो ये थर्ड ईयर का पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी 2 दिन 3 दिन मेरा क्लास चला है। तो स्टैटिकल मैकेनिक्स में तो मैं तो डेरिवेशन अभी इसका नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैंने स्टैटिकल मैकेनिक्स पढ़ लूँगा तब इसका डेरिवेशन कर दूंगा। तो जो कि मेरा थर्ड ईयर में है, मतलब कि 3 साल बाद 2 साल बाद आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स पूरा 2 साल बाद है, उसी ही में कुछ पार्ट तक स्टैटिकल मैकेनिक्स है, वो भी 2 साल बाद आएगा। तो उससे पहले मैं पढ़ूंगा, जब मैं पढ़ लूँगा उसको कंप्लीट में तो मैं इसका डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जहाँ तक है यहाँ तक नोट कर लो, इसका कंप्लीट डेरिवेशन है, ठीक है। तो इसको इरेज करो, ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट है जो कि हम इसी बात करेंगे कि जो नेक्स्ट रेलेजी है उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उन्होंने किस प्रकार से किस तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और वो रेलेजी किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट से जो ग्राफ आ रहा था ब्लैक बॉडी का, वो किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। देखो ये बहुत अलग तरह से उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। इन्होंने क्या कहा कि जैसे देखो वो ब्लैक बॉडी है जो कि प्रैक्टिकल था, देखो ये प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी था, ये प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ब्लैक बॉडी है उसके सरफेस पे, जो इनसाइड सरफेस पे क्या है, पहले मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन राइज किया खुद से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो बॉडी है, इसको लिख सकते हैं प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। मेरा वीडियो ना 8 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो इसमें बहुत सारा मतलब बंद हो जाता है। तो ये नहीं कि मैं खुद बंद कर देता हूँ, 8 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। तो देखो छोड़ो उसके बारे में, प्लान देखो। तो इन्होंने खुद से क्वेश्चन अराइज किया, इन्होंने खुद से बोला कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट ही क्यों कर रहा है, मतलब एनर्जी को रेडिएट ही क्यों कर रहा है, क्या ऐसा कारण है कि एनर्जी को वो रेडिएट कर रहा है। तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन खुद निकाला, किसी पास नहीं गया, उन्होंने खुद से इसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने ये सोच के बताया कि वो रेडिएशन एनर्जी क्यों रेडिएट कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो ब्लैक बॉडी है उसके सरफेस के अंदर इनसाइड इसके अंदर में क्या है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब उसको हीट कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहा है, हीट करने के कारण वो क्या कर रहा है कि ऑसिलेट कर रहा है और वो वाइब्रेट कर रहा है। जब ऑसिलेट और वाइब्रेट कर रहा है तो क्या करेगा, वाइब्रेशन के कारण, जैसे कि हम लोग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हैं कि ऑसिलेटिंग चार्ज और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस रेडिएशन। तो ऑसिलेटिंग है या वाइब्रेटिंग, सिंपली देखो वाइब्रेशन में होता है वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। पहले सोच नोट कर लो, इसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन बोले तो इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, दोनों सब सेम ही चीज़ है। तो क्या करेगा कि जब भी वाइब्रेट करेगा, एनर्जी देंगे तो वाइब्रेट करेगा ही, और जब वो वाइब्रेट करेगा तो क्या करेगा, वाइब्रेट करने के कारण वो रेडिएशन इमिट करेगा, क्योंकि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस रेडिएशन। दिस हैज बीन ऑलरेडी हम कहाँ से, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पढ़ चुके हैं। तो वही रेडिएशन क्या करता है, जब हीट करने के बाद उसको रेडिएट करता है, वही रेडिएशन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है। और जो रेडिएशन को इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो ऑल टाइप ऑफ मोड ऑफ मतलब क्या है कि पहले तो ऑल टाइप मोड ऑफ ऑसिलेशन है। अगर ऑल टाइप ऑफ मोड ऑफ ऑसिलेशन है तो सब तरह का रेडिएशन इमिट करेगा। इसी कारण जो ब्लैक बॉडी है सारा तरह का रेडिएशन को इमिट करता है, क्योंकि जो ऑसिलेशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, हर तरह का ऑसिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन भी होगा एनर्जी का, वो हर तरह का रेडिएशन होगा। दूसरा चीज उन्होंने यह बताया, बोला कि यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है, क्या करेंगे हम उसका फ्रीक्वेंसी का स्टडी करेंगे, ना कि हाँ यहाँ पे
जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, मतलब जो रेडिएशन निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी। नया सुनो, कहने का मतलब क्या होगा कि हम यह ना जान करके, हम इसके बारे में ना पता करके हम ये पता करेंगे कि रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन है जिससे रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है ना। हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन अपने मेन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का, उस सिस्टम का जो ऑसिलेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को, किसका फ्रीक्वेंसी को देखा जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी को, ना कि उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये था, क्या था कि रिलीजियस एनर्जी डेंसिटी जिसको लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उनका एजम्पशन क्या था, मतलब क्या उनका थिंकिंग था इसके एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग। तो देखो यहाँ पे अब हम उसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे पहले सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे उनके हिसाब से देखेंगे कि उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो देखो, जैसा कि हमको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमको किसी एक ऑसिलेटर का एनर्जी हमको पता है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल इक्विपार्टीशन of energy we know that the average energy associated with one oscillator, ऑसिलेटर क्या होता है, वो होता है के टी। कितना होता है, के टी होता है। के वोल्ट्स में और टी तो पता ही है कि टी क्या है, टेम्परेचर। टी है टेम्परेचर, बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखो, सिंगल ऑसिलेटर का जो एनर्जी होता है ना, एवरेज एनर्जी, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से हमको पता होता है कि कितना होता है, वो केटी होता है। ऑलराइट। दूसरा चीज, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है फ्रॉम म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू रेंज में, वो कितना होता है। देखो, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन from frequency range mu to mu plus d mu, ये होता है 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अब क्वेश्चन होगा कि आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं, इस सबका डेरिवेशन है, इसका स्टैटिकल मैकेनिक्स स्पेशलाइज्ड डेरिवेशन, इस सबका स्पेशल अपना अपना डेरिवेशन है। तो इसका डेरिवेशन उसमें हम कर लेंगे। अभी हम लोग से क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम पर कैसे पढ़ रहे हैं, वैसे बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, उसको हम लोग स्टैटिकल कैसे पढ़ेंगे। तो अभी क्वांटम पढ़ रहे हैं, इसमें इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उसमें करेंगे डेरिवेशन स्टैटिकल मैकेनिक्स में। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो 8 पाई म्यू स्क्वायर सी क्यू, ये क्या हो गया, सिंगल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी म्यू टू, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन तो फ्रॉम म्यू कहा गया, फ्रॉम म्यू टू डी म्यू रेंज में। अब देखो, हमको निकालना क्या है, हमको तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है फॉर रिलीजियस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखो, हमको एवरेज एनर्जी पता है, हमको क्या पता है, उसका जो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है फ्रॉम रेंज म्यू टू डी म्यू भी पता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल सकते हैं, मतलब हम एनर्जी निकाल सकते हैं। वो किस तरह से निकालेंगे, इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखो, इसको हम इरेज करते हैं, आई होप लिख लिया होगा यहाँ पर। तो जो एनर्जी है फ्रॉम एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एट कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, एवरेज एनर्जी का और ये फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम म्यू टू डी म्यू का। तो हमसे को पूरा एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, आप लिखेंगे 8 पाई म्यू स्क्वायर
सी क्यूब इंटू एवरेज एनर्जी। जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा एनर्जी, तो क्या एनर्जी डेंसिटी हमको मिल जाएगा एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो हो जाएगा तुम्हारा, देखो म्यू एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी एट टेम्परेचर टी, म्यू इक्वल्स टू 8 पाई म्यू स्क्वायर सी क्यूब इंटू के टी। अब ये क्या है, यही है रेले-जीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या है, रेले-जीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यही है रेले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ सी स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, पाई तो जानते हो कि बोल्टजमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब देखो इसके बिहाफ से, मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम उस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। तो देखो उस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है, देखो मान लो 4000 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन पे, 4000 केल्विन पे हम देखना चाहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये डेंसिटी हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, अब देखो क्यूरियोसिटी देखो जानने का कि अब इससे क्या हो सकता है, फर्क पड़ा। तो इसको देखते हैं 4000 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे देखेंगे, 4000 केल्विन पे ग्राफ तो अभी भी वैसा ही रहेगा, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ तो ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंटेड ग्राफ था यही रहेगा 4000 पे। ठीक है, 4000 पे। जब हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से जब हम ग्राफ ड्रॉ किए तो कुछ इस तरह से है। देखो अब यहाँ को समझ आ रहा है, जो ये ग्राफ और ये ग्राफ जो ओरिजिनल है क्या डिफरेंस है। देखो ये ग्राफ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम ड्राइव किए एट 4000 केल्विन पे फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या हुआ, फॉर लो फ्रीक्वेंसी तो डाटा से मैच कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल डाटा से, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो मैच कर रहा था। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, वहां से क्या हुआ कि जो ये प्रिडिक्ट कर रहा था, जो ग्राफ क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, डाइवर्ट कर गया एक्चुअल ग्राफ से। ग्राफ कुछ इस तरह से आना चाहिए था लेकिन इस तरह से आया नहीं, वो ग्राफ कुछ शार्प टर्न लेकर के शिफ्ट कर गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चला ना कि जो ये एक्सप्रेशन है ये भी क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, मतलब ये भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो चलो सही है, सही प्रेडिक्ट कर दिया, जैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा था, ये था रेली का जो भी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या किया कि शार्प टर्न ले लिया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर लो फ्रीक्वेंसी तो चलो मैच कर गया। तो इससे ये पता चला कि ये भी एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, फाइनली ये भी फेल हो गए इसको एक्सप्लेन करने में। क्या चाहिए, कोई एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ for religions could also not explain the distribution of energy density with the frequency of black body। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो देखो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए होंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं कि रेले-जी, लिख लेते हैं हम लोग कि रेले-जी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन law could also not explain the spectrum of black body radiation. It is applicable, it give experiment, it match with experimental value, or we can say experimental graph for low frequency but would not
फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड देख लेते हैं पीछे, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे तो एक्सप्लेन, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी पे तो एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे एक शार्प टर्न ले रहा था। हाई फ्रीक्वेंसी पे रेलेजी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी एक्सप्लेन इसको नहीं कर पा रहा था। सॉरी, नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इसकी मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे तो एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये किसका प्रॉब्लम था? रेलेजी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था। अब देखो, आई होप लिख लिए होगे। अब देखो, ना तो वीन्स का एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ना रेलेजी का एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्सप्लेन कर पाया। तो फाइनली अब तो प्रॉब्लम हो गया, अब तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो कौन इसको एक्सप्लेन किया? तो 1900 में फाइनली आए मैक्स प्लैंक सर, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन एक एजम्पशन के साथ कि यह एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही स्टेबलाइजेशन काम किया क्वांटम मैकेनिक्स का। उन्होंने यह माना कि एनर्जी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ना कि सॉरी एनर्जी डिस्क्रीट होता है, ना कि कंटिन्यूस होता है। मतलब एनर्जी पैकेट के फॉर्म होता है, क्वांटा के फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइट से जो बल्ब से जो लाइट आ रहा है वो किस फॉर्म में आता है? क्वांटा के फॉर्म में आ रहा है, ना कि कंटिन्यूस किसी कंटिन्यूस एनर्जी को लेकर प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके एजम्पशन से मैक्स प्लैंक सर ने क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया। देखो, ये तो रेलेजी का था, रेलेजी तो इसके मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और ये वीन्स का जो एनर्जी डेंसिटी चल रहा था वो लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब बीच का रीजन कहीं ना कहीं को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फाइनली प्लैंक ने क्या एक्चुअली क्या किया, उसको क्या किया, माना मतलब कि जो एनर्जी होता है क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, और उसके एजम्पशन के हिसाब से, उनके एजम्पशन से हिसाब से एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होता है, और उसको लेकर के उन्होंने फाइनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया, और वहां से क्वांटम मैकेनिक्स का एस्टेब्लिशन हुआ। तो बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्स प्लैंक सर का एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ तक तो मैंने सब इजीली से समझा दिया जो भी पॉसिबल था। और हाँ, एक क्वेश्चन और हो सकता है कि इसका डेरिवेशन भी होगा। तो हाँ भाई, इसका डेरिवेशन है, इसका भी कंप्लीट डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन करेंगे स्टैटिकल मैकेनिक्स में, तो इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे मैक्स प्लैंक सर का एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसके बाद और वीडियो को बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।